हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नेहा योर स्टडी गाइड। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो टॉपिक जो आज हम कर रहे हैं वो है क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डेवलप्ड बाय फ्योल। फ्योल ने जो है 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है डेवलप किए थे। हम उनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। बल्कि सबसे पहले जान लेते कि फ्योल कौन था। ठीक है, फ्योल जो है 1841 में टर्की में बॉर्न हुए थे। ठीक है, 1841 टर्की में उनका जन्म हुआ था। 1860 में वो एक माइनिंग कंपनी में एज अ इंजीनियर जॉब करते थे। ठीक है, उन्होंने जो है माइनिंग इंजीनियरिंग में जो है डिग्री उन्हें मिली थी। ठीक है, 1860 में उनको डिग्री मिली थी। उसके बाद उन्होंने जो है एक कोल माइनिंग कंपनी में जो है एज अ इंजीनियर जॉब की थी। ठीक है, आफ्टर 1888 में वो उस कंपनी के एमडी बन गए थे। ठीक है, 1860 में उन्होंने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की माइनिंग इंजीनियरिंग में। उसके बाद एक कोल माइनिंग कंपनी में एज अ इंजीनियर वो जॉब करते थे। 1888 में वो जो है उस कंपनी के एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी जो है बन गए थे। प्रमोट कर दिया गया था उन्हें। लेकिन जब वो इस कंपनी के एमडी बने थे, उस कोल माइनिंग कंपनी के एमडी बने थे, उस टाइम पे कंपनी इंसॉल्वेंसी की सिचुएशन में थी। इंसॉल्वेंसी मतलब फाइनेंशियली बहुत ही डाउन थी। मतलब उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि जो पैसे उन्होंने एज अ लाइबिलिटी जैसे ओव किए हुए, जो पैसे उनको लोगों के चुकाने हैं, उतने पैसे भी उनके पास नहीं थे कि वो लोगों के पैसे वो चुका सके। उस टाइम वो इंसॉल्वेंसी की कंडीशन में, सिचुएशन में थी। लेकिन जो फ्योल थे उन्होंने अपनी मैनेजरियल टेक्निक्स अप्लाई की और अपनी कंपनी को बहुत ऊंचाइयों तक लेके गए। जब 30 साल के बाद वो अपनी कंपनी से रिटायर हुए थे, आफ्टर 30 ईयर्स जब वो उस कंपनी से रिटायर हुए थे, तो जिस कंपनी में वैसे एमडी काम कर रहे थे वो कंपनी जो है सबसे लीडिंग कंपनी जो है, कोल स्टील कंपनी सबसे लीडिंग कंपनियों में से एक थी। वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी थी। कैसे स्ट्रांग हुई? जो मैनेजरियल टेक्निक्स उन्होंने अपनी जो है अप्लाई की अपने ऑर्गेनाइजेशन में, उनकी हेल्प से जो है उन्होंने उस कंपनी को एक लीडिंग कंपनी बनाया था, फाइनेंशियली स्ट्रांग कंपनी एक बनाया था। जब वो एमडी बने थे वो इतनी भी पोजीशन में नहीं थी कि अपनी लाइबिलिटी पे ऑफ कर सके, और आफ्टर 30 ईयर्स जब वो रिटायर हो रहे तो इतनी स्ट्रांग कंपनी उसको बनाया था। तो इन्हीं मैनेजरियल टेक्निक्स के बारे में जो है फ्योल ने जो है मेंशन किया हुआ है। कुछ प्रिंसिपल्स उन्होंने डेवलप किए हुए हैं जो कि हर एक मैनेजर जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर सकता है अपने अपने तरीकों से। तो 14 प्रिंसिपल्स हैं जिनके बारे में हम जो है पढ़ेंगे। तो अभी इस वीडियो में जो है हम सिर्फ 2 ही प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे, डिवीजन ऑफ वर्क एंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बाकी के जो प्रिंसिपल्स है वो एक एक करके जो है आगे के हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है फ्योल ने जो डेवलप किया है, दैट इज अ डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल क्या कहता है फ्योल का? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द होल वर्क, पूरा का पूरा वर्क मस्ट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क और यूनिट्स। जितना भी पूरा काम है ऑर्गेनाइजेशन का उसको छोटे छोटे टास्क में या यूनिट्स में जो है डिवाइड करना चाहिए है। एंड इंस्टेड ऑफ असाइनिंग द होल वर्क टू वन पर्सन ना, जब देखो एक पूरा काम है, एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन का काम, ठीक है, ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, इसका पूरा काम जो है आप एक सिंगल पर्सन को दे दोगे तो ऑब्वियसली वो उस काम को नहीं कर पाएगा। ठीक है, वो एफिशिएंसी उसके काम में नहीं होगी, वो परफेक्शन उसके काम में नहीं मिल पाएगी, क्योंकि बर्डन कहीं ना कहीं ज़्यादा है। सारा का सारा काम आपने एक ही पर्सन को दे दिया है। तो इंस्टेड ऑफ कि ना कि एक बंदे को सारा का सारा काम असाइन करने की बजाय एक टास्क या एक यूनिट ऑफ वर्क ही जो है एक पर्सन को असाइन करना चाहिए। तो यहाँ पे फ्योल क्या कहते हैं अपने इस प्रिंसिपल में कि सारा का सारा काम जो है एक पर्सन को ना दे के सारे काम को छोटे छोटे टास्क में या छोटे छोटे यूनिट्स में हमें डिवाइड करना चाहिए है, और जो एक पर्सन को एक टास्क या फिर एक यूनिट जो है वर्क का ही करने के लिए देना चाहिए है। अकॉर्डिंग टू द, और किस हिसाब से उसे काम, किस हिसाब से उसे टास्क वो यूनिट ऑफ वर्क देना चाहिए, उसकी कैपेबिलिटी, उसकी क्वालिफिकेशन और उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि अगर आप उसको, जो एक पर्सन है उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, कैपेबिलिटी के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से आप उसे काम दे रहे हो करने के लिए, और थोड़ा ही काम दे रहे हो उसे करने के लिए, मतलब जितनी उसकी कैपेसिटी है काम करने की उतना ही काम आप उसको दे रहे हो, तो अपना काम अच्छे से कर पाएगा, एफिशिएंसी से कर पाएगा। ठीक है, लेकिन आप उसे ओवरबर्डन कर दोगे, एक्स्ट्रा काम दे दोगे। ठीक है, अब जैसे कि कोई लेबर है, ठीक है, वो एक्सपीरियंस है कि वो हैंडवर्क में एक्सपीरियंस है। ठीक है, एक लेबर है उसे हैंडवर्क बहुत अच्छा आता है, हाथों से काम वो बहुत अच्छे से कर लेता है, मशीन की उसे कोई नॉलेज नहीं है। आप उस लेबर को मशीन का सारा काम दे दोगे तो वो कैसे करेगा?
नहीं कर पाएगा। तो काम, एक तो काम दो, थोड़ा थोड़ा जितना जितना आप छोटे छोटे टास्क जो है पर्सन को दे सकते हो उतने टास्क दो। जैसे ही वो टास्क खत्म हो जाएगा और टास्क दे दो। लेकिन शुरू शुरू में जो है एक छोटे छोटे टास्क जो है पर्सन को देना चाहिए, एम्प्लॉय को काम करने के लिए उनकी कैपेबिलिटी और उनकी क्वालिफिकेशन, उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से उन्हें काम देना चाहिए है। अब पॉजिटिव इफेक्ट क्या है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। पॉजिटिव अगर आप अप्लाई करते हो डिवीजन ऑफ वर्क अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, इस प्रिंसिपल को अप्लाई करते हो तो उसका क्या पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। सबसे पहला है स्पेशलाइजेशन। वेन एवर वर्क इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन देन ऑटोमेटिकली इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। अगर आप एक पर्सन को उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसके काम को दे रहे हो, उसके वर्क को डिवाइड करके छोटे छोटे टास्क में उसको वही काम दे रहे हो जिसमें वो क्वालिफाइड है, तो जब वो रिपीट पे वही काम करेगा जिसमें वो क्वालिफाइड है, एक्सपीरियंस है, रिपीट पे वो काम करेगा और थोड़ा थोड़ा काम उसे दे रहे हो, वो ज़्यादा बर्डन भी नहीं ले रहा है, ओवरलोड भी अपने आप को नहीं समझ रहा है कि भाई सारा काम मुझे ही दे दिया। वो धीरे धीरे छोटे छोटे टास्क में जो है अपना काम करे जा रहा है रिपीट पे, जिसमें वो क्वालिफाइड है, तो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली वो स्पेशलाइज उसमें हो जाता है। वो कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर एक पर्सन किसी एक चीज़ की प्रैक्टिस बार बार उन कामों को रिपीट पे करता है तो कहीं ना कहीं वो उसमें स्पेशलाइज्ड हो जाता है, गलतियां बहुत कम करने लग जाता है, स्पेशल उसको पता चल जाता है कि ये काम कैसे करना है, किस हिसाब से करना है, तो वेस्टेज ऑफ मटीरियल बहुत कम होता है। ठीक है, वो स्पेशलाइज हो जाता है उस काम में। इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। सेकंड पॉजिटिव इफेक्ट क्या आएगा इस प्रिंसिपल को अप्लाई करने का, एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। व्हेन एम्प्लॉयज परफॉर्मिंग ओनली वन पार्ट ऑफ द जॉब, जब एक एम्प्लॉय एक ही जॉब, अपनी जॉब का एक ही पार्ट जो है परफॉर्म कर रहा है, सारा काम उसे नहीं दिया जा रहा है, एक पार्ट, एक टास्क या एक यूनिट ऑफ वर्क उसको दिया जा रहा है, वो परफॉर्म कर रहा है, देन ही बिकम एक्सपर्ट। वो उस पार्ट में बार बार आप उसे वही पार्ट करने के लिए दे रहे हो, वो स्पेशलाइज्ड हो रहा है, वो एक्सपर्ट बन रहा है उसमें, और जिससे रिजल्ट क्या होगा, लेस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, टाइम, मनी, ठीक है, मटेरियल, उसकी एफर्ट्स, सबकी वेस्टेज जो है बहुत कम हो जाएगी। तो जब डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल आप ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करते हो तो एक तो आपका एम्प्लॉय स्पेशलाइज्ड होता है, एक्सपर्ट बनता है इस पर्टिकुलर एरिया में, और उसकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाती है। एफिशिएंसी इंक्रीज होने का मतलब क्या होता है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कम होना। रिसोर्सेज मतलब मैन, मटीरियल, फंड्स, ठीक है, टाइम, काफ़ी सारी चीज़ें जिनकी वेस्टेज कम होने लग जाती है। तो ये था हमारा डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल की सारे कामों को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके ही उसको उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उस पर्सन को काम देना। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं अगर आप वॉल्यूशन करोगे इस प्रिंसिपल का, मतलब अगर आप इस प्रिंसिपल को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई नहीं करते हो तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। लैक ऑफ एफिशिएंसी। अब आप डिवीजन ऑफ वर्क नहीं कर रहे हो, सारा काम एक ही बंदे को दे रहे हो, तो वो एफिशिएंसी, वेस्टेज होगा मटेरियल का, ठीक है, वो कंफ्यूज भी होगा, ओवरबर्डन भी समझेगा कि सारा काम मुझे ही दे दिया है, पता नहीं वो उसको वो काम आता भी है नहीं आता है, क्वालिफाइड है नहीं है उस काम के लिए, एफिशिएंट है नहीं है, ठीक है, उसके पास उस काम का एक्सपीरियंस है या नहीं है, तो लैक ऑफ एफिशिएंसी होगा, वेस्टेज होगा, टाइम का, मटेरियल का, उसके एफर्ट्स का, फंड्स का, मनी का, सबका जो है एफिशिएंसी लैक रहेगा कहीं ना कहीं। स्पेशलाइजेशन नहीं होगी, देयर विल बी नो स्पेशलाइजेशन, वो सारे काम वही कर रहा है, तो स्पेशलाइजेशन कहाँ से होगा, ठीक है। एक काम को बंदा रिपीट पे करेगा तो वो स्पेशलाइज्ड होगा ना, कि एक काम को रिपीट पे किया जा रहा है। जैसे कि घर पे मम्मी रोज रोटी, हम शुरू में लड़कियां क्या होती हैं, किचन में जाती हैं, कोई वर्क करती हैं, शुरू में हमसे काम नहीं होता, लेकिन हम ऑन अ डेली बेसिस रिपीट पे वो काम करते तो कहीं ना कहीं स्पेशलाइज हो जाते हैं, खाना बनाने में, घर के काम करने में, या फिर ऑफिस का ही कोई वर्क हो, ठीक है, हम डेली बेसिस पे या रेगुलर बेसिस पे हम किसी काम को करते जाते हैं, सेम टाइप ऑफ वर्क हम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्पेशलाइज होते हैं। लेकिन अगर हम वो नहीं करते हैं तो स्पेशलाइजेशन नहीं होगा, सारा का सारा बर्डन एक ही पर्सन पे डला हुआ है, वो सारे कामों में एक साथ लगा हुआ, उसका दिमाग हर जगह ऐसे पूरा हौच पौच हो रखा है, तो कहीं ना कहीं स्पेशलाइजेशन नहीं होगा। चांसेस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, एक ही बंदा है, सारे काम उसी पे है, तो कहीं ना कहीं वो एक काम कर चुका है लेकिन गलती से वो काम दोबारा भी कर जाए, चांसेस होते हैं डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, कि एक ही काम को कर जाता है जो काम ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लेके चलते हैं डुप्लीकेशन वर्क की, एक पर्सन है, ठीक है, एक फैक्ट्री में एक ही पर्सन है, उसे कटिंग भी करना होता है, स्टिच भी करना होता है, ठीक है। एक पर्सन है, जैसे कि फॉर की शर्ट्स बनानी होती है उसे, ठीक है, एक पर्सन, एक लेबर, एक फैक्ट्री में जिससे शर्ट्स बनानी होती है, अब कटिंग भी उसी का काम है, ठीक है, उसको स्टिच करना, उसमें बटन्स लगाना, ठीक है, उसको पैक करना, सारे काम उसी के हैं। अब वो कटिंग कर चुका है, ठीक है, उसके बाद वो स्टिच के लिए लेके आया, और क्या मतलब अब उसको याद नहीं रहा, पता नहीं मैंने कितना स्टिच किया था, कितना नहीं किया था, वो फिर जा रहा है मतलब कितनी मैंने कटिंग की थी, नहीं की थी, कितना स्टिच कर चुका हूँ, नहीं कर चुका हूँ, वो इस तरीके से अपने माइंड में सब खोया होता है, कामों में इतना ज़्यादा लाइक उलझा हुआ होता है कि वो चीज़
चीज़ें भूल जाते हैं कभी कभी कि हाँ मैंने ये किया था, दोबारा से कटिंग करने लग जाएगा, ठीक है। या फिर क्लोथ्स अलग अलग होते हैं ना कटिंग के लिए, कुछ अलग डिज़ाइन के क्लोथ्स होते हैं, कुछ अलग डिज़ाइन के क्लोथ्स होते हैं, तो कन्फ्यूजन हो सकता है कि हाँ मैंने पता नहीं ये वाला क्लोथ्स का कटिंग की थी, वो दोबारा कटिंग करने बैठ जाए, कहीं ना कहीं मटेरियल का वेस्टेज होगा, टाइम का वेस्टेज होगा, तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क चांसेस होते हैं कि भाई दोबारा वो कटिंग करने बैठ जाए, दोबारा उस तरह से जो स्टिचिंग जिसको अलग तरीके से करनी थी वो वैसे स्टिच करने बैठ जाए, ठीक है। तो देर आर सम चांसेस। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे फ्योल क्या कहते हैं, अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, पावर टू टेक डिसीजन। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर, हाँ मेरे पास एक पावर है डिसीजंस लेने की, ठीक है, मेरे पास एक अथॉरिटी है कि मैं डिसीजंस ले सकता हूँ एक पर्टिकुलर उसमें। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब असाइंड ऑन टाइम। और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी काम हमें दिया गया है वो हमें जो है टाइम पे पूरा करके देना चाहिए, हमारी ऑब्लिगेशन होती है कि भाई जो भी काम, जैसे कि मॉम होती है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमें कोई काम दे रही हैं तो हमें वो टाइम पे करके देना चाहिए। या फिर हमारी मॉम होती हैं, हम स्कूल से आते तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी पूरी करती हैं, हमारे लिए लंच बना के रखती हैं, ठीक है, हमें टिफ़िन लगा के देती हैं, स्कूल में टिफ़िन लेके जाते हैं, लंच वो लगा के देना, दोपहर को आए तो खाना बना के देना, कोचिंग क्लासेस से आ रहे हैं तो हमें कुछ बना के खिला के देती हैं, हमारा काम करके रखती है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मतलब टाइम पे अपना जो भी उनका काम है वो करके देना, करना रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अथॉरिटी क्या होती है, डिसीजंस लेने की पावर। According to this principle, there must be a balance or parity between the authority and responsibility. यहाँ पे फ्योल क्या कहते हैं इस प्रिंसिपल में कि बैलेंस होना चाहिए अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में, ठीक है। एक पर्सन के पास अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों होनी चाहिए, पर ऐसा ना हो कि उसके पास ज्यादा अथॉरिटी कम रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी या कम अथॉरिटी हो रही है। अगर अथॉरिटी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैच नहीं कर रही, यहाँ पे क्या है, अथॉरिटी ज्यादा है, पावर लेने, डिसीजंस लेने की पावर ज्यादा है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम है, तो क्या आएगा, नेगेटिव रिजल्ट आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पावर का मिसयूज होने के चांसेस हैं, भाई उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है नहीं, इतनी काम तो कुछ करना नहीं, उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं कि उसे ऑन टाइम कुछ काम करके देना है, सिर्फ डिसीजन लेने की पावर है, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव रिजल्ट आएगा, वो अपनी पावर का मिसयूज कर सकता है, कहीं ना कहीं उसमें ईगो आ सकता है कि भाई मेरे पास ये डिसीजन लेने की पावर है, काइंड ऑफ, ठीक है, अगर अथॉरिटी ज्यादा हो रही है तो। अगर एक्सेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, काम ही काम करना है और अथॉरिटी बहुत कम है, भाई डिसीजन, भाई जैसे कि लेबर है उस पर काम का बोझा आप डाले जा रहे हो, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भी आपको काम करके देना है, काम करके देना है, लेकिन उसके पास इतनी भी अथॉरिटी नहीं है कि वो बिना अपने जो है सीनियर से पूछे बिना कोई मटीरियल भी नहीं लेके आ सकता। स्टोर रूम में अगर बाई चांस कोई मटेरियल रखा है जो कि प्रोडक्शन में काम आता है, कि एक लेबर के पास इतनी भी अथॉरिटी नहीं है कि वो बिना अपने सीनियर से पूछे वो मटेरियल, या उसके पास कोई भी चीज़ है, कोई भी मतलब जैसे कि स्टिचिंग कर रहे हैं तो सुई धागा काइंड ऑफ खत्म हो गया है, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, स्टिचिंग हो रही है तो सुई धागा है, कुछ भी है, वो मटेरियल तक भी नहीं लेके आ सकता स्टोर में, पहले जाएगा सीनियर से पूछेगा देन जाके वो लेके आएगा, ठीक है, तो वो भी गलत है। कहीं ना कहीं वर्कर जो है अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होगी, अथॉरिटी है ही नहीं या बहुत कम है, विल नॉट अलाउ द वर्कर टू कंप्लीट द वर्क ऑन हिज टाइम, वेस्टेज होगा यार, वो पहले सीनियर से जाके पूछेगा देन लेके आएगा, टहलता टहलता जाएगा कि चलो पहले पूछ के आता हूँ और करता हूँ, उसके पास अथॉरिटी तो है नहीं, सिर्फ काम की जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से कहीं ना कहीं उसका काम में वर्क नहीं लगेगा, ठीक है, वो वेस्टेज करेगा टाइम का, मटीरियल का, थोड़ा कहीं ना कहीं वेस्टेज होगा ही होगा, ठीक है, वो अपना काम कंप्लीट नहीं कर सकता, पहले वो वेट करेगा परमिशन लेके आऊँ कि नहीं लेके आऊँ, परमिशन लेके आएगा और करेगा, तो कहीं ना कहीं ऑन टाइम काम पूरा नहीं हो सकता है। पॉजिटिव इफेक्ट क्या है इस प्रिंसिपल के, तो बेसिकली प्रिंसिपल में क्या करें, बैलेंस होना चाहिए, मतलब थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी अथॉरिटी, दोनों चीज़ें होनी चाहिए, मतलब लेबर अगर काम कर रही है तो उसके पास इतना डिसीजन लेने का पावर हो कि भी कुछ स्टफ खत्म हो गया तो वो जाके स्टोर रूम से ले आए और उसको यूज़ कर ले, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव इफेक्ट क्या है इस प्रिंसिपल के, नो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, अगर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में बैलेंस बना रहेगा, अथॉरिटी ज़्यादा नहीं दोगे किसी को तो मिसयूज भी अथॉरिटी का नहीं होगा। हेल्प इन मीटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन टाइम विदाउट एनी डिले, अगर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों होगी हर एक एम्प्लॉय के पास तो कहीं ना कहीं बिना डिले हुए वो काम टाइम पे हो सकता है। कॉन्सिक्वेंसेज, अगर आप अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला प्रिंसिपल अगर अपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई नहीं करते हो, वॉलेशन करते हो, अप्लाई नहीं करते हो, उसको इग्नोर करते हो, तो क्या कोई कॉन्सिक्वेंसेज है जो फेस किए जा सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। फर्स्ट है डिले इन वर्क और इनकम्प्लीशन ऑफ वर्क ड्यू टू लेस अथॉरिटी,
ठीक है। लेस अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, अथॉरिटी बहुत कम दी गई है, तो कहीं ना कहीं काम इनकम्प्लीट रहेगा ही रहेगा। मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी ड्यू टू एक्सेस अथॉरिटी, अगर अथॉरिटी ज़्यादा दे दोगे कहीं ना कहीं मिस यूज़ होगा ही होगा अथॉरिटी का। ठीक है, तो बैलेंस होना चाहिए। यहाँ पे प्रिंसिपल क्या कह रहा है, बैलेंस होना चाहिए। अगर आप बैलेंस बना के नहीं रखोगे तो अथॉरिटी का मिस यूज़ होगा। अगर एक्सेस अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है तो काम इनकम्प्लीट रहेगा ही रहेगा। आई होप गाइस कि ये दोनों प्रिंसिपल्स आपको क्लियर हो गए होंगे। डिवीजन ऑफ वर्क, वर्क को डिवाइड करके चलो, एंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों के बीच में एक पैरेडिक बैलेंस बना के रखना चाहिए है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं इसके जो और प्रिंसिपल्स हैं फ्योल से, जो फ्योल के प्रिंसिपल्स हैं उनकी वीडियोज़ मैं बहुत जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। थैंक्स सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।